नमस्कार। स्टडी मटेरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम लोग विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। यह जो विराम चिन्ह है उसका हमारा जीवन में बहुत महत्व रखता है। किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को बोलने के समय, हम लोग जब पढ़ते हैं उस समय, या फिर जब अर्थ ग्रहण करना रहता है तब हमारे यह जो जनरल लाइफ है उसमें बहुत महत्व ये सब रखता है। यह जो विराम है, विराम चिन्ह, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। क्या है? पहला विराम है और इसका अर्थ क्या होता है? रुकना और ठहरना। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से एक वाक्य लिखे हैं यहाँ पे, उसके आधार पे समझेंगे यह विराम चिन्ह का कितना महत्व है हमारे जीवन में। सेंटेंस है, एक सामान्य सेंटेंस है, एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यह एक सामान्य सेंटेंस है। अब हम लोग यहाँ पे क्या है, शब्द को वही रखा है, लेकिन केवल एक यहाँ पे रोको के आगे हम लोग यहाँ पे एक चिन्ह लगाए हैं। यह चिन्ह को हम लोग अल्प विराम चिन्ह कोमा कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस में हम लोग रोको मत के आगे हम लोग यहाँ पे चिन्ह लगाए हैं। अब देख रहे हैं कि हम लोग यह लगाने से क्या है, अर्थ जो है कितना बदल जा रहा है। क्या है? फर्स्ट जो है वह क्या हो जा रहा है, रोको मत जाने दो। यहाँ पर क्या है, रोकने का निर्देश किया जा रहा है। वहीं दूसरा सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, रोको मत जाने दो, यहाँ पे क्या है, जाने देने का निर्देश दिया जा रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारा जीवन में कितना महत्व यह जो चिन्ह होता है इसका हो सकता है अर्थ वगैरह समझने में। अब यह जो चिन्ह है, यह जो विराम चिन्ह है, वह हिंदी भाषा में अंग्रेजी से अधिकतर जो है अंग्रेजी से आया हुआ है। और अंग्रेजी में आकर के यह हिंदी का क्या हो गया है, अभिन्न अंग बन गया है। अभिन्न अंग अर्थात अब जो है इसको हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार अभी के जीवन में अगर हम लोगों के साथ से कहीं मोबाइल को अलग कर दिया जाता है या कभी कभी बैटरी जो है डिस्चार्ज हो जाता है तो एकदम अटपटा सा लगने लगता है। उसी तरह अगर हम लोग कहीं विराम चिन्ह को हिंदी से अलग कर देंगे तो यह भाषा जो है एकदम अटपटा सा हो जाएगा। यह जो विराम चिन्ह है इसका प्रयोग अंग्रेजी के नियम के अनुसार हिंदी में नहीं होता है। इसमें आकर के कुछ कुछ जो है वह चेंजिंग आ गया है, कुछ परिवर्तन आ गया है। इसलिए परिवर्तन आया है क्योंकि हिंदी वाक्यों का गठन अंग्रेजी से क्या है, भिन्न है। हम लोग देख भी ही सकते हैं, जैसे हिंदी में ओ ऐसे लिखते हैं तो अंग्रेजी में इस तरह का लिखते हैं। तो जो इसका जो वाक्यों का गठन है, वाक्यों का गठन अर्थात जो वाक्य बना है वह क्या है, दोनों एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, एक समान नहीं है। तो कहीं कहीं क्या है, अंग्रेजी के नियम का कुछ साम्य भी है हिंदी में और कहीं कहीं भिन्नता भी है। इसके कारण कहीं कहीं क्या है, जो विराम चिन्ह का नियम है उसमें साम्य भी है। जैसे अगर मैं देखूं तो क्या है, यह जो क्वेश्चन मार्क है उसका प्रयोग हिंदी में ही इस तरह का करते हैं और अंग्रेजी में भी इसी तरह का करते हैं, लेकिन कहीं कहीं इसमें क्या है, भिन्नता भी देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें यह, तो अंग्रेजी में यह जो है पॉइंट, बिंदु, यह क्या है, पूर्ण विराम के रूप में, फुल स्टॉप के रूप में करते हैं। लेकिन हिंदी में पूर्ण विराम के लिए, फुल स्टॉप के लिए इस तरह का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि कहीं कहीं साम्य भी है
अर्थात दोनों में एक समान का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं उसमें भिन्नता भी आ गई। अब हम लोग देखते हैं कुछ जो विराम चिन्ह है उसको, पहले उसको देख लेते हैं कौन किस तरह का चिन्ह होता है, फिर उसको क्या करेंगे एक एक करके समझने का कोशिश हम लोग करेंगे। तो पहला जो है आपका वह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, अंग्रेजी में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वह इस तरह का होता है, हिंदी में इस तरह का होता है, अंग्रेजी का यहाँ बात नहीं किया जा रहा, हिंदी में इस तरह का होता है। अब दूसरा देखें तो है अल्प विराम। अल्प विराम, इसको हम लोग कोमा भी कहते हैं। और यह जो है इस तरह दिया जाता है, जो हिंदी के शब्द होंगे शब्द के यहाँ पे ऐसे करके क्या है इसको दिया जाता है। अब है तीसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम, इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो सेमी कोलन। और यह जो है इस तरह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कैसे होता है, तो इस तरह का होता है, इसका प्रयोग इस तरह का होता है। अगर हम लोग बात करें प्रश्न वाचक चिन्ह का, इसको हम लोग क्या है क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। इसका चिन्ह जो है इस तरह का है। वहीं अगर बात करें हम लोग विस्मय सूचक चिन्ह, तो इसका चिन्ह जो है इस तरह का है। 6 नंबर में है निर्देशक चिन्ह। यह जो निर्देशक चिन्ह है डैश इसको कहते हैं, यह ऐसे होता है। 7 में है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, यह जो उद्धरण चिन्ह है वह किस तरह होता है, तो यह इस तरह का होता है। और इसको हम लोग इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में कहते हैं उद्धरण चिन्ह को। और यह उद्धरण चिन्ह होता है वह क्या है डबल इन्वर्टेड कोमा होता है और सिंगल इन्वर्टेड कोमा भी होता है। अब है कोष्टक चिन्ह। कोष्ठक जो है चिन्ह, उसका ब्रैकेट जो है हिंदी में इस तरह का देते हैं, यूज करते हैं। फिर है आपका उप विराम चिन्ह। तो यह जो उप विराम चिन्ह है, उप विराम चिन्ह, उसका प्रयोग हम लोग इस तरह का करते हैं। फिर है आपका
लाघव, लाघव चिन्ह। यह जो लाघव चिन्ह है उसका प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं। फिर है योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इसको हाइफन भी कहते हैं और हम लोग इसका प्रयोग छोटा सा ऐसे करते हैं। फिर है आपका विवरण, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह किस तरह का होता है? तो इस तरह का, इस तरह का चिन्ह रहे अर्थात तो समझ जाना है कि जो भी लिखा हुआ है उसका आगे क्या है, विवरण किया जाएगा। एक और चिन्ह जो है वह आपका है हंसपद, हंसपद चिन्ह। इसको हम लोग इस तरह का करते हैं। अब हम लोग यह सब जो चिन्ह देखा उसका यूज अब हम लोग देखते हैं, कहाँ किसका किस तरह का यूज हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके देखेंगे और एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पूर्ण विराम को। सबसे पहले किसको समझेंगे हम लोग? तो पूर्ण विराम। तो यह जो पूर्ण विराम है, विराम का मतलब तो हम लोग समझ लिए हैं, ठहरना होता है ना। अब यहां पे आ गया है पूर्ण। तो पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा। पूर्ण का अर्थ पूरा और विराम का अर्थ ठहरना, अर्थात पूर्ण विराम जो है पूरा प्लस विराम होगा, ठहरना होगा, अर्थात विराम ठहरना या फिर विश्राम भी कह सकते हैं इसको, विश्राम। विश्राम कह सकते हैं इसको। अर्थात इसका अर्थ निकलेगा कि जब क्या होगा, जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या है, विराम, विराम को पहले समझ चुके हैं। विराम क्या होता है? तो वह जो है वह शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों के बीच या अंत में लगता है। यह विराम चिन्ह जो है क्या है, या तो वह शब्द के, वाक्यांशों के, वाक्यों के अंत में, बीच में कहीं भी रुकना पड़े तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जिसे प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। और विराम चिन्ह में अब जुड़ गया है आपका पूर्ण। अब यह जो पूर्ण है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है पूर्ण अर्थात पूरा, और विराम मीन्स विश्राम करना या रुकना, ठहरना। तो अब यह पूर्ण विराम जो है वह कहाँ लगेगा? तो जब कोई वाक्य जो है, जब कोई वाक्य जो है पूर्ण हो जाता है तब इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, तब हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कह सकते हम लोग हिमालय हिमालय जो है, हिमालय पर
बर्फ है। यह जो हिमालय पर बर्फ है, एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, विराम चिन्ह का प्रयोग, यहाँ पे एक पूर्ण विराम का प्रयोग किए। यहाँ पे यह जो विराम चिन्ह है उसका नाम क्या है, तो पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, हिंदी में हम लोग पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे प्रयोग करते हैं, वहीं अंग्रेजी का बात करें तो इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। अब है कि हम लोग देखते हैं कि यह जो पूर्ण विराम है उसका प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं। तो जिन वाक्यों में प्रश्न या विस्मय का बोध हो, किसका, प्रश्न या फिर विस्मय का बोध होता है, उस वाक्य में इसका हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसका भी अपना क्या है, चिन्ह है, वह भी सेंटेंस पूर्ण होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे, यह वाक्य से ही लग रहा है कि इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग, यह तो वाक्य पूर्ण है, यह भी वाक्य पूरा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या है, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग ना करके, इसका प्रयोग ना करके हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। वहीं विस्मयक बोधक जो सेंटेंस होता है उसमें भी हम लोग क्या है, इसका प्रयोग ना करके इसका जो अपना चिन्ह है इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो यह था पूर्ण विराम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है अल्प विराम। अल्प विराम, तो यह जो अल्प विराम है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो यह जो अल्प विराम है उसका प्रयोग हम लोग सबसे कम देर तक ठहरना पड़ता है तब वहां पे करते हैं। लिखते समय जब कहीं हम लोगों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकना है, थोड़ी देर के लिए रुकना है, तब हम लोग क्या है, इसका चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का यह इस तरह होता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका एक रूल है, यह रूल देखते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट रूल जो है वह है कि दो से अधिक जब दो से अधिक समान शब्द दो से अधिक समान शब्द रहे, एक जैसा एक ही कैटेगरी का शब्द रहे, तब हम लोग और से जोड़े जाए, तब अंतिम दो शब्द छोड़कर अन्य शब्दों से पहले अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब दो से अधिक क्या है, समान शब्द हो और उसका अंतिम जो दो हो उसको क्या है, और से जोड़ा जा रहा हो, तो उसके आगे जो भी होगा उसमें हम लोग क्या है, अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे सेंटेंस हम लोग देखेंगे, सेंटेंस है दीक्षा उर्विका अनुषा और
अनुषा और नेहा पढ़ रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यह जो सेंटेंस है इसका दो जो है समान तरह का इसमें क्या है शब्द का प्रयोग किया गया है। उसके बाद इसका अंतिम जो दो होगा वह क्या होगा और से जुड़ेगा, लेकिन उसके आगे जो होगा यह सब में क्या है आपका अल्प विराम का प्रयोग होगा। फर्स्ट रूल था यह। अब इसका सेकेंड नियम देखते हैं कहाँ प्रयोग करते हैं। तो अगर शब्दों का पुनरावृत्ति हो, कहाँ क्या हो पुनरावृत्ति, अर्थात शब्द को क्या है रिपीट किया जाए हो, उसका रिपीटेशन हो, या फिर किसी पर अगर उन शब्द पर क्या है उन पर जोर दिया जा रहा हो, कोई ऐसा शब्द हो इसको उस पर हम लोगों को जोर देना है, तो उस समय भी हम लोग क्या है अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं नहीं नहीं मानसी चोर चोर नहीं है, चोर नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं नहीं पे हम लोग जोर दे रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि मानसी जो है वह इस तरह का प्रवृत्ति का आदमी जो चोर वह हो ही नहीं सकता है, उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं कि वह चोर एकदम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है हम लोग नहीं नहीं का प्रयोग करते हैं इसीलिए कि मानसी जो है चोर हो ही नहीं सकती है, पहले से लोग जो है उनको जान रहे हैं। तो यहाँ पे जोर दे रहे हैं नहीं नहीं पर, इसीलिए इसका क्या है रिपीट हुआ है। और यहाँ पे बीच में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है अल्प विराम का प्रयोग हुआ है, अल्प विराम का प्रयोग यहाँ हुआ है। अब है कि इसका प्रयोग एक जगह और कहाँ नहीं करेंगे। तीसरा रूल क्या बता रहा है, तो क्या है हाँ, क्या बोल रहा है हाँ नहीं बस अब तो सो सचमुच तथा वस्तुतः। अगर हाँ नहीं बस अब तो सो सचमुच या फिर वस्तुतः से अगर वाक्य जो है आरंभ होता है, आरंभ होने वाला जो वाक्य होगा तो वाक्य में इन शब्दों के बाद हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अगर यह सबसे कहीं वाक्य आरंभ होता है और उसका प्रयोग क्या है आरंभ में किया जा रहा हो, फर्स्ट में किया जा रहा हो, प्रथम में किया जा रहा हो, तो हम लोग क्या है वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, तो अब मैं चला। नियम के अनुसार क्या है तो का प्रयोग क्या है वाक्य के प्रारंभ में आरंभ में किया जा रहा है, हम लोग को क्या करना है तो उसके बाद में यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो अब मैं चला। तो थर्ड रूल बता रहा था कि अगर यहाँ पे यह सब दिए गए जो शब्द हैं उसके अगर आगे उससे कहीं वाक्य प्रारंभ होता है तो उसके बाद यहाँ पे जो दिए गए शब्द है उसके बाद हम लोगों को क्या है
अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या समझा, अल्प विराम का जो रूल है कहाँ प्रयोग करते हैं। एक और रूल है उसका, और कुछ रूल है उसको भी देख लेते हैं। तो चौथा जो रूल है वह बता रहा है कि जो संज्ञा संबोधक कारक में होता है उसके बाद भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जो संज्ञा संबोधक कारक में होगा, संबोधन कारक में जो होगा, संबोधन कारक में, तो संबोधन कारक में होने वाली संज्ञा जो होगा उसके बाद हम लोग क्या है, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे संबोधक या जो संबोधन कारक वाला जो है क्या है, संज्ञा सज्जनों, सज्जनों अर्थात संबोधन कर रहे हैं किसी को, और यह संज्ञा है। तो इसके बाद हम लोग क्या है, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे सज्जनों मेरी बात सुनो। तो यहाँ पे क्या है, अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। कहाँ करेंगे, संबोधन कारक के संज्ञा वाले शब्द हो तो उसके बाद। और है रूल इसका, जो देखते हैं हम लोग क्या बोलता है यह रूल। तो इसमें बोला जा रहा है कि पत्रों में अभिवादन के बाद भी अल्प विराम का चिन्हों का प्रयोग करते हैं हम लोग। जब पत्रों में अभिवादन जो है, पत्रों में अभिवादन के बाद हम लोग अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे प्रिय नितिन, यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग किया। उसके बाद एक और रूल है इसमें कि कथन आरंभ होने से पहले वाक्य की क्रिया के बाद भी अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कथन आरंभ होने से पहले, कथन आरंभ होने से पहले क्रिया की वाक्य की क्रिया के बाद, कथन आरंभ होने से पहले वाक्य की क्रिया के बाद, वाक्य में जो क्रिया जो शब्द है उसके बाद में, क्रिया शब्द के बाद में हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अनुज ने कहा, क्रिया कहने का है तो क्या बोल रहा है, क्रिया के बाद यहाँ पे क्या है, मैं कल एक कहानी लिखूंगा। अनुज ने कहा, अनुज ने क्या कहा, मैं कल एक कहानी लिखूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कथन आरंभ होने से पहले वाक्य की क्रिया के बाद, वाक्य की क्रिया के बाद अल्प विराम का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसका चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे क्या है, किए हैं। अब एक और रूल है, अब यह बोलता है कि पत्र लेखन में पते के अंदर भी अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। पत्र लेखन में पते जो उसमें जो पत्र में जो लिखते हैं पता, उसमें भी हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे
श्री सत्यनारायण सिंह राजेंद्र नगर पटना। तो यहाँ पे देखें हम लोग यहाँ और यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किए हैं। तो पत्र लिखने में पते के अंदर भी क्या है, पता जो होता है उसमें भी अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब यहाँ हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अल्प विराम का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। तो कहाँ नहीं करते हैं, तो और से पहले अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। कहाँ नहीं करते हैं, तो और से पहले हम लोग अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे गौरव, जतीन, साक्षी और बाबा खेल रहे हैं। बाबा खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अल्प विराम का जो प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, तो और जो है यहाँ पे और जो है उससे पहले यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। बाकी बात इधर में हम लोग करेंगे। तो और के पहले अल्प विराम का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। फिर है कि की के बाद अगर इस तरह का की लिखें, उसके बाद भी हम लोगों को अल्प विराम का प्रयोग नहीं करना है। की के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मैंने कहा कि, तो यहाँ पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। वरुण बीमार है। मैंने कहा कि वरुण बीमार है, तो यहाँ पे हम लोग अल्प विराम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यह था कहाँ हम लोग अल्प विराम का प्रयोग नहीं करते हैं, वह हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम, तो अर्ध विराम का चिन्ह जो है वह, उसका चिन्ह जो है वह इस तरह का होता है। अर्ध विराम का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो यह जो अर्ध विराम है वह अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच की अवस्था है। यह जो अर्ध विराम है वह क्या है, तो यह जो है वह अर्ध विराम जो है वह क्या है, तो अल्प विराम और पूर्ण विराम, यह दोनों के बीच की अवस्था है। यह दोनों के बीच की अवस्था, यह जो अर्ध विराम है वह है। अर्ध विराम क्या है, अल्प विराम और पूर्ण विराम का बीच का अवस्था है। अर्थात पूर्ण विराम में हम लोग सबसे अधिक देर रुकते हैं और अल्प विराम में उससे कम, और अर्ध विराम में भी क्या है, उससे कम रुकते हैं हम लोग। यह बीच का अवस्था होने के कारण इसलिए इसको अर्ध विराम या फिर अल्प विराम की अपेक्षा अधिक और पूर्ण विराम की अपेक्षा कम ठहरते हैं। इसमें कितना देर ठहरते हैं, तो अर्ध विराम जो होता है, अर्ध विराम पर हम लोग अल्प विराम की अपेक्षा अधिक, या जो अल्प विराम है उससे अपेक्षा क्या है, अधिक
और पूर्ण विराम जो है की अपेक्षा, पूर्ण विराम की अपेक्षा कम। अर्थात अगर हम लोग इसको लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, सबसे अधिक हम लोग ठहरते हैं किसमें, तो पूर्ण विराम में। उसके बाद जो ठहरते हैं वह है अर्ध विराम, और उसके बाद जो है वह अल्प विराम। इसका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्प विराम अर्थात बहुत कम, अल्प छोटा, बहुत कम। तो सबसे अधिक समय जो ठहरने का देते हैं हम लोग पूर्ण विराम में देते हैं, फिर उससे थोड़ा कम जो है समय देते हैं वह हम लोग अर्ध विराम में देते हैं, और उससे कम समय हम लोग अल्प विराम में देते हैं। तो यह था अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम जो क्या है वह हम लोगों ने देखा। अब हम लोग इसका यूज को देखेंगे, इसका हम लोग प्रयोग जो है वह कहाँ करते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं अब उसको जान। तो पहला इसका जो प्रयोग है वह कहाँ करते हैं, तो विरोध प्रदर्शन प्रधान उपवाक्य के बीच में अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। कहाँ, तो विरोध दर्शक, विरोध दर्शक प्रधान प्रधान उपवाक्य प्रधान उपवाक्यों के बीच, विरोध दर्शक प्रधान उपवाक्यों के बीच यह जो अर्ध विराम है, अर्ध विराम इसका चिन्ह जो इस तरह का होता है उसका हम लोग प्रयोग यहाँ पे करते हैं। जैसे मनुष्य कुछ सोचता है, ईश्वर कुछ और ही करता है। मनुष्य कुछ सोचता है, यहाँ पे हम लोग लगाए हैं अर्धविराम का, और ईश्वर कुछ और ही करता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग जिसमें विरोध दर्शन हो, उसमें हम लोग विरोध दर्शन होने पर क्या है, प्रधान उपवाक्य जो होगा उस पर हम लोग क्या है, इस तरह का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद और कहाँ करते हैं इस चिन्ह का प्रयोग, तो यदि एक ही विषय से जुड़े दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, एक विषय क्या होगा, विषय एक होगा, और इसी से जुड़े हुए क्या है, दो से अधिक, दो से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो, और के द्वारा जोड़े जाए, तो उसके बाद हम लोग अर्ध विराम का भी प्रयोग करते हैं। और के द्वारा क्या है उसको जोड़ा जाए तो वहां पर भी हम लोग क्या है इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या है अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। फिर आकाश लाल
हो गया, आकाश लाल हो गया। फिर से हम लोग यहाँ पे अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल उठे। तो रूल जो है वह क्या बता रहा है, नियम क्या बता रहा है, क्या है, एक ही विषय से जुड़े, एक ही विषय से जुड़े दो से अधिक क्या होगा, दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होगा, और वह जो होगा और के द्वारा जोड़े हुए हो, तब उसके बाद हम लोग अर्धविराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, अर्धविराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। यह बता रहा था रूल जो हम लोगों ने सेंटेंस में देखा। सूर्योदय हुआ, आकाश लाल हो गया, चिड़िया चहकने लगी और क्या है, कमल खिल उठा। तो इस तरह का सेंटेंस में भी हम लोग क्या है, अर्धविराम का प्रयोग हम लोग करेंगे। थर्ड रूल बता रहा है कि यदि दो से अधिक प्रधान उपवाक्य के लिए केवल एक ही कर्ता हो, क्या बोल रहा है, दो से अधिक प्रधान उपवाक्य के लिए क्या है, एक ही कर्ता हो, एक ही कर्ता हो, अर्थात जो क्रिया हो रहा है उसको कार्य करने वाला एक ही आदमी हो, तो फिर भी इसका तब भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद अर्धविराम का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं। देखते हैं किस प्रकार करते हैं। वह कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी कभी उठती है, कभी बैठती है, कभी दौड़कर पुकारती है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो से अधिक प्रधान उपवाक्य है और उसमें कर्ता जो है वह एक है। तो इस सिचुएशन में भी क्या है, इस तरह का प्रयोग हम लोग क्या है करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सॉरी अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, और सब क्या है, एक ही व्यक्ति कर्ता, कार्य करने वाला एक ही है, हंसने वाला भी, रोने वाला भी, उठने वाला भी, बैठने वाला भी, दौड़ने वाला, पुकारने वाला, सब क्या है, एक ही है। तो उस सिचुएशन में भी हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग हम लोग करेंगे। इस तरह का चिन्ह जो है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। एक और जो फोर रूल बता रहा है इसका वह यह है कि दो या दो से अधिक उपाधियां के बाद भी अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। दो या दो से अधिक उपाधियां, दो या दो से अधिक उपाधियों के बाद भी हम लोग जो अर्धविराम है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक उपाधि लिया है तब भी ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे MA एक उपाधि यह हुआ MA, और दूसरा उपाधि है PhD।
तो यह उपाधि के बाद हम लोग क्या है अल्प विराम का प्रयोग करेंगे यह उपाधि लिखने के पहले। तो यह था आपका अल्प विराम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का हम लोग प्रयोग कहाँ करेंगे और हम लोग उसको जानते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग प्रश्न का बोध करने वाले वाक्य के अंत में करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रश्न का बोध, प्रश्न का बोध होने पर वाक्य के अंत में, जब सेंटेंस में प्रश्न का बोध हो तो हम लोग उस वाक्य के अंत में क्या है पूर्ण विराम का प्रयोग ना करके हम लोग क्या है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह इस तरह का होता है, प्रश्न सूचक का इस तरह का चिन्ह होता है, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस वाक्य जो है कंप्लीट है और इसमें क्या है प्रश्न का बोध हो रहा है, तो इसमें इस तरह का प्रश्न सूचक का चिन्ह करेंगे हम लोग, लगाएंगे इसमें। सेकेंड जो है इसका, कुछ वाक्यों में कभी कभी क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहता है पर उसमें प्रश्न या संदेह का बोध होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्या है किसी किसी में क्या होता है प्रश्न वाचक शब्द तो रहता नहीं है लेकिन उसमें प्रश्न या फिर संदेह का बोध कराता है, प्रश्न या संदेह का बोध कराता है। कभी कभी क्या होता है प्रश्नवाचक शब्द जो है नहीं रहता है लेकिन उसमें प्रश्न या संदेह का बोध कराता है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे नेहा जा रही है नेहा जा रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि संदेह हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। अब है कि थोड़ा सा यह भी जान लें कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ नहीं कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रधान वाक्य के बाद कहाँ, तो प्रधान वाक्य के बाद की आता है और उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य जो संज्ञा उपवाक्य होता है, ऐसे वाक्यों में पूर्ण विराम आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आएगा। ऐसे वाक्य प्रधान वाक्य के बाद अगर की आता है उसके बाद अगर प्रश्नवाचक वाक्य आता है जो संज्ञा उपवाक्य होता है, तो उस समय क्या है हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ना करेंगे, वहां पे पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करेंगे। जैसे मैं नहीं जानती कि, यहाँ पे किया गया है वसुधरा क्यों रूठ गई है, क्यों रूठ गई क्या बोल रहा है रूल जो है वह बता रहा है कि जब प्रधान वाक्य के बाद अगर की आता है
उस सिचुएशन में उसके बाद अगर प्रश्न वाला शब्द आए, प्रश्न पूछने वाला शब्द आए, जैसे क्यों आया है, यहाँ पे आने के बाद भी हम लोग प्रश्न सूचक का चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ हम लोग जो पूर्ण विराम है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखा हम लोगों ने, मैं नहीं जानती कि, यहाँ पे की आ गया है, वसुंधरा क्यों रूठ गई, यहाँ पे क्यों आया है, शब्द आया है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ना कि प्रश्न सूचक। अब है एक और रूल बता रहा है कि कहाँ प्रयोग इसका नहीं करना चाहिए, तो है आपका यदि प्रधान वाक्य से भी प्रश्न का बोध हो, अगर कहीं प्रधान वाक्य जो है वाक्य जो है इससे प्रश्न का बोध हो रहा हो, तो अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग इस प्रकार होता है। अगर क्या है, प्रधान वाक्य से अगर कहीं क्या है प्रश्न का बोध हो रहा हो, तो हम लोग क्या है प्रश्न सूचक का प्रयोग हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं? क्या आपको मालूम है कि विकास कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? तो फर्स्ट रूल में हम लोगों ने देखा था कि प्रधान वाक्य के बाद अगर की हो, प्रधान वाक्य के बाद अगर की हो और उसके बाद कहीं प्रश्न सूचक शब्द आ गया हो या प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो हम लोग वहाँ पे क्या है प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर कहीं प्रधान वाक्य में ही अगर प्रश्न सूचक शब्द आ गया हो, प्रश्न पूछा जा रहा हो, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हम लोगों को करना है। और कहाँ होगा इसका प्रयोग हम लोग देखते हैं, कहाँ होगा, तो इसका प्रयोग लास्ट में यहाँ पे होगा, यहाँ पे अंत में इसका प्रयोग होगा। और यह प्रधान वाक्य जो है इसमें आया है। प्रधान वाक्य हम लोग कहते किसको है, तो जो दूसरा वाक्य जो होता है जिस पर डिपेंड रहता है, अर्थात यह विकास कहाँ जा रहा है, यह जो है आश्रित वाक्य हो गया। क्या हो गया? यह आश्रित वाक्य। और यह जो है वह प्रधान वाक्य होगा। आश्रित अर्थात यह जो है इस पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए यह प्रधान हो गया, यह आश्रित हो गया। तो यह जो प्रधान वाक्य में यहाँ पे क्या हो गया, क्या आ गया है, इसीलिए लास्ट में यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन प्रधान वाक्य में अगर ना आ करके अगर आश्रित वाक्य में आता है, वाक्य में आता है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में यह इसका प्रयोग यहाँ वहाँ पे अंत में नहीं होगा। यदि प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आता है। अगर प्रश्न जो है पूछा जा रहा हो, वह क्या हो, आज्ञा, वह क्या होगा, आज्ञा के रूप में होगा। प्रश्न जो पूछा जा रहा है वह आज्ञा के रूप में होगा, तो अंत में हम लोग क्या है क्वेश्चन मार्क वहाँ पे नहीं प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग वहाँ पे करेंगे। जैसे सीता का चरित्र चित्रण करो। सीता का चरित्र चित्रण करो, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन तो है कि चरित्र चित्रण करना है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। यहाँ पे आज्ञा दिया जा रहा है, तो जहाँ भी आज्ञा दिया जा रहा हो वहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग ना करके वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं।
अब हम लोग देखते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका इस तरह का सिंबल होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका सिंबल इस तरह का होता है। अब है कि इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं विस्मयादि बोधक का। तो इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग हर्ष अर्थात खुशी में, विषाद दुख में, विस्मय में, आश्चर्य में, घृणा में, करुणा में, भय आदि में हम लोग इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे वाह, कितना सुहाना मौसम है, मौसम है। वाह, कितना सुहाना मौसम है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे हम लोग क्या है विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम लोग करेंगे। या फिर शाबाश, तुमने देश का नाम रोशन किया। तो यहाँ पे शाबाश के बाद हर्ष जता रहे हैं शाबाश के बाद हम लोग क्या है, शाबाश के बाद हम लोग इसका प्रयोग विस्मयादि सूचक चिन्ह जो बोधक चिन्ह है उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। दूसरा रूल इसका है कहाँ प्रयोग करेंगे, तो आशीष, कामना, आशीष कामना आदि भाव में भी प्रयोग करेंगे इसको। आशीष कामना वाला भाव वगैरह हो तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग, आशीर्वाद देने वाला जो हो, कामना कुछ करना हो तो वहाँ पर भी हम लोग करेंगे। जैसे तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, यहाँ कामना कर रहे हैं उससे कि तुम जो है सदा खुश रहो। तो यहाँ पे हम लोग विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। तीसरा, आदर पूर्वक संबोधन करने में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कहाँ करते हैं, तो आदर पूर्वक संबोधन में, आदर पूर्वक संबोधन में भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। किसका, विस्मयादि बोधक सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पर सामान्य रूप में संबोधित करने पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि अगर समान रूप से अगर किसी को संबोधन करना है तो हम लोग वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। लेकिन आदर पूर्वक का बात है तो वहाँ पे हम लोग क्या है विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे दोनों, हे राम, हे राम अब दुख दूर करो। हे राम अब दुख क्या करो, अब दुख दूर करो। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या है यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ आदर पूर्वक उससे कह रहे हैं। लेकिन अगर आदर पूर्वक नहीं है, जैसे कहेंगे ए लड़के, यह तो आदर सूचक शब्द नहीं है, ए लड़के, तो इस समय में हम लोग क्या है इसका प्रयोग विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं करेंगे। इधर
आओ, ए लड़के इधर आओ। तो यह जो है आदर सूचक शब्द तो है नहीं, तो इस समय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आदर आदर सूचक हो, जैसे हे भगवान अब दुख दूर करो, इसमें हम लोग क्या है, इसका प्रयोग करेंगे। तो यह था, हम लोगों ने देखा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग। अब हम लोग देखते हैं योजक चिन्ह क्या है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, यह चिन्ह किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, अंग्रेजी में हाइफन भी कहते हैं इसका। तो योजक चिन्ह दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना होता है, तब हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, जब दो से अधिक शब्दों को, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाना होता है, एक शब्द बनाना होता है, तब हम लोग इसका प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। रूल है इसका, जब दोनों क्या है, खंड समान रूप से प्रधान हो, और उसको ध्यान देना है फर्स्ट रूल की, जब दोनों खंड जो होगा, टुकड़ा जो होगा, वह क्या है, समान रूप से प्रधान होगा। दोनों को एक जैसा वैल्यू दिया जाएगा, समान रूप से प्रधान, समान रूप से प्रधान होगा, तभी हम लोग क्या है, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे फल फूल, दोनों को समान रूप से हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, दोनों को समान रूप से वैल्यू दे रहे हैं। यहाँ पे राम रहीम, यहाँ पे योजक चिन्ह लगेगा। दूसरा रूल बता रहा है कहाँ यूज करेंगे, तो दो विलोम शब्दों, अगर दो विलोम शब्द है, एक साथ लिख रहे हैं, दो विलोम अर्थात विपरार्थक शब्दों के बीच में भी इसका प्रयोग करेंगे। जैसे रात दिन, दोनों विलोम शब्द है, यहाँ पे इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। या फिर हम लोग कर सकते हैं तीसरा नंबर में एकार्थक शब्द, अर्थात दोनों एक जैसा अर्थ दे, समान अर्थ दे, तो उसके बीच में भी हम लोग इसका प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे चाल चलन, चाल चलन, या पढ़ना या पढ़ना लिखना, या फिर खाना पीना, तो इस समय भी हम लोग यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। इसको उद्धरण चिन्ह को अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद यह जो है अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा कहलाता है। अब है कि उद्धरण चिन्ह के दो रूप होते हैं। इसका कितना रूप है, दो रूप है। एक है इकहरा, यह इस तरह का होता है, तथा दूसरा जो है वह है
दोहरा वह इस तरह का होता है। एक है इकहरा, दूसरा है दोहरा। यह इस तरह का होता है, यह जो है वह इस तरह का होता है। अब दोनों का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो यदि किसी कथन को ज्यों का त्यों कहा जाए तो उसे दोहरे चिन्ह का भीतर रखा जाता है। अगर किसी विद्वान द्वारा जो कहा है उसको हम जो लिख रहे हैं उसमें अगर हम लोग उसका कोटेशन को रखना चाहते हैं, जो उसने कहा उसका हूबहू हम रखना चाहते हैं, तो उसमें उस समय क्या है, हम लोग इसका जो प्रयोग दोहरे चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। यदि कथन का केवल कोई खंड शब्द या वाक्यांश हो तो इकहरे शब्द का प्रयोग करते हैं। और अगर कहीं कथन का कोई खंड या टुकड़ा उसमें से उसने जो कहा है उसमें से एक थोड़ा सा भाग को अगर ले करके रखना चाहते हैं तो वहां तो इकहरा चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। फर्स्ट, अगर यह जो दोहरा चिन्ह का है प्रयोग का भीतर कहाँ रखते हैं, तो ज्यों का त्यों पूरा सेंटेंस को किसी के द्वारा कहा गया है उसको अगर लिख रहे हैं कहीं तो वहां पे क्या है, दोहरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसके द्वारा जो काफी लंबा सेंटेंस वाक्य कहा गया है उसमें से थोड़ा सा एक वाक्य को हम लोग क्या है उसमें रखना चाहते हैं तो वहां उसमें एक हरा चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो यह जो उन्हें कहा, राम ने श्याम से जो कहा उसका पूरा वाक्य को हम लोग यहाँ उद्धृत कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा जो है दोहरा चिन्ह जो है वह लगेगा। लेकिन वहाँ अगर यही इसने जो कहा उसका कुछ ही भाग को यहाँ पे लिखते हैं तो वहाँ पे क्या है, केवल इकहरा चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। जैसे शब्द है, यहाँ सेंटेंस है, प्रयत्नवाद की प्रतिज्ञा के बिना प्रार्थना का कोई अर्थ ही नहीं रहता। विनोबा भावे का है यह कथन जो है वह विनोबा भावे द्वारा कहा गया है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें या जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा जो है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ज्यों का त्यों कहा जाए तो उसे हम लोग दोहरे चिन्ह में प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, इसका एक और रूल बता रहा है कि लेखक का उपनाम, पुस्तक का शीर्षक तथा समाचार पत्र आदि के नाम लिखने पर भी इकहरे चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ? लेखक के उपनाम, लेखक के उपनाम, पुस्तक का शीर्षक तथा समाचार पत्र आदि के नाम जब हम लोग लिखेंगे, लिखते समय क्या करते हैं, इकहरे चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे
रामधारी सिंह दिनकर महाकवि है। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का उपनाम क्या है? दिनकर है। तो इसके लिए हम लोग क्या है, इकहरा चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किए, सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग करेंगे। अब है आपका कोष्टक। कोष्ठक 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 चिन्ह, ब्रैकेट चिन्ह। अब हम लोग कोष्ठक चिन्ह को देखते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो किसी वाक्य या वाक्यांश के अर्थ स्पष्ट करने, किसी शब्द जो है, किसी शब्द या किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ जब स्पष्ट करना हो, अर्थ स्पष्ट करना हो या फिर उसकी व्याख्या करना हो, इसके लिए हम लोग कोष्टक के भीतर में इस प्रकार को रखते हैं। कब करते हैं? तो किसी शब्द या वाक्यांश का जब अर्थ स्पष्ट करना हो या फिर उनके व्याख्या करना हो, उसके व्याख्या करने हो, तब हम लोग क्या है, कोष्टक का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। राम ने अनुज लक्ष्मण से राम के अनुज लक्ष्मण से कहा ना गया। राम के अनुज लक्ष्मण से कहा ना गया। तो यहाँ पे लक्ष्मण को हम लोग कोष्ठ में रखेंगे, कोष्ठक में रखेंगे, क्योंकि इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, अर्थ स्पष्ट करेंगे या फिर इसका व्याख्या करेंगे, इसलिए। दूसरा जो है इसका रूल कि संवादों में भाव स्पष्ट करने के लिए, जब संवादों में अगर भाव स्पष्ट करना है तो भी हमको इसका प्रयोग हम लोग कोष्टक का प्रयोग करते हैं। संवादों में भाव स्पष्ट करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इकबाल हंसते हुए को कोष्ठ में रखेंगे। क्यों मजा आया, क्यों मजा आया। तो संवाद शैली में जब हम लोग किसी चीज को जब भाव स्पष्ट करना है, जैसे इकबाल जो है वह हंसते हुए कहता है, हंस करके कहा, तो हंसते हुए को हम लोग क्या है, या ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों मजा आया। इस तरह का हम लोग सेंटेंस प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोष्टक का प्रयोग यूज करेंगे। उसके बाद है आपका क्या था, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह यह क्या होता है, इस तरह का होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शब्दों के संक्षिप्त
शब्दों के संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे अगर शब्द पूरा है डॉक्टर, इसका संक्षिप्त रूप इस तरह का लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद है आपका एक उपविराम। उपविराम यह किस तरह होता है, तो इस तरह का होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जब किसी कथन को पृथक करके लिखना हो, पृथक करके लिखना हो, अलग करके लिखना हो, पृथक करके दिखाना हो, सॉरी, इस तरह का इस चिन्ह का प्रयोग जो उपविराम है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो जब किसी कथन को पृथक करके अलग करके क्या है दिखाना हो, तो वहां पे हम लोग उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे दहेज प्रथा एक अभिशाप, पृथक करके अलग करके दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या है इस तरह का चिन्ह का उप विराम का चिन्ह का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह किस तरह का होता है, तो इस तरह का होता है। इसमें क्या करते हैं, जब किसी बात को विवरण उत्तर या उदाहरण आदि विवरण, उत्तर, उदाहरण आदि अगली पंक्ति में देना हो तो हम लोग इस तरह का विवरण चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं हमारी समस्याएं निम्नलिखित है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग विवरण चिन्ह देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो समस्या है उसका हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, विवरण करने वाले हैं। इसका इस चिन्ह का मीनिंग यही हुआ, जो यहाँ पे लिखे हैं उसका हम लोग विवरण करने वाले आगे हैं। अब एक है त्रुटि पूरक चिन्ह। इसका चिन्ह जो होता है वह इस तरह का होता है। तो लिखते समय अगर कुछ विवरण छूट जाता है, अगर कुछ लिख रहे हैं और वहाँ पे कुछ विवरण जो है जो लिखना चाह रहे हैं वह छूट गया, विवरण अगर छूट जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तब इस चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर ने पहले भी दी थी। अब यहाँ दवाई लिखना क्या हो गया, छूट गया, तो यहाँ पे त्रुटि पूरक चिन्ह को यहाँ लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दवाई। तो इस तरह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एक और चिन्ह यह है निर्देशक चिन्ह, इसको हम लोग डैश कहते हैं, इस तरह का हम लोग देते हैं। तो इसका हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे, विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे
शीर्षक के आगे जहां कथन उद्धृत करना है, जहां कथन को क्या करना है, उद्धृत करना है तो वहां पे हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और लिंग के दो भेद होते हैं, हम लोग जानते हैं, एक वचन, बहुवचन। और अगर हम लोग जैसे लिखें लिंग के दो भेद होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या है, इसका प्रयोग हम लोग निर्देशन के लिए करेंगे। जैसे फिर यहाँ पे लिखेंगे एक वचन और यहाँ लिखेंगे बहुवचन। तो विषय विभाग या फिर विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे, विषय विभाग संबंधी हर शीर्षक के आगे हम लोग इसका, या फिर आगे जहाँ कथन उद्धृत करना है, जहाँ कथन को लिखना है, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे विषय, यह जो लिंग के दो भेद होते हैं विषय हुआ, और इसके आगे हम लोग या आगे लिखना है तो यहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा। ओके, धन्यवाद। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।